सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0, जी हाँ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की वैकेंसी आ चुकी है और हमारे सामने आवेदन की तिथि और साथ ही साथ एग्जाम डेट दोनों हमारे सामने आ गया है। और इस पर सेपरेट वीडियो मैंने कल के लेक्चर में बना रखा है। तो इसका सेशन जो है, जो बीपीएससी टीआरई का इंट्रोडक्शन टाइप है, जिसमें कि कब से फॉर्म भराएगा, कब से एग्जाम होने वाला है, सब कुछ मैंने पिछले सेशन में कवर कर रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम कब से है, कब से फॉर्म आपका भराने वाला है और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब वीडियोस जो है सो रेगुलर आएगी और वीडियो जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड होगी हमारी कंप्यूटर साइंस के लिए, और जो कि होगी किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए तो डेफिनेटली इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। ठीक है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मात्र 1 महीने का समय बचा हुआ है। और 1 महीना में कैसे आपको पूरा अप्रोप्रिएट तैयारी करनी है, कैसे सटीक तैयारी करनी है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मैंने ये बोला था कि आपको आज से यानी कि 8 फरवरी से आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें जो आपको क्वेश्चन तो कराए ही जाएंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे उससे रिलेटेड वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है किस पे? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1। ठीक है, पहला पार्ट पे आज वीडियो होने वाला है, जिसमें कि टॉप एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे और क्या विथ कंसेप्ट कंसेप्ट के साथ इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, और नए जुड़े हैं इस चैनल से जो कि जीएस टैंक चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और डिजिटल तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, इस पर स्कैन करिए और जुड़ जाइए। और पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि क्वेश्चन के लेवल कैसे लगे आपको और कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा सेशन देखने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको हम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के करेक्ट डिफिनीशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 ऑप्शंस है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शंस मिलेंगे ठीक उसी तरीके के ऑप्शंस हम भी यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, डाला हुआ है और उसी तरीके का पूरा आपको फील और माहौल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल और लॉजिक ऑपरेशन सीक्वेंसेस ऑटोमेटिकली। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जो कि किसके फॉर्म में होता है? 0 के और 1 के फॉर्म में। ठीक है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है डेटा को। ऑल द एबव, नन ऑफ द एबव। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, देखा जाए तो वन ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सी को समझता है कंप्यूटर, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को समझता है, जी नहीं। बेसिक को समझता है सिर्फ, नहीं। तो बचा क्या? बाइनरी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी कहने का क्या मतलब है? 0 और 1, यही मतलब है ना। बाइनरी कहने का क्या मतलब है? 0 एंड 1। और इसमें आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे क्या, कि जो कंप्यूटर होता है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, एक कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, एक कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है सो असेंबली लैंग्वेज को समझ सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, बट एक असेंबलर की जरूरत होती है। बट एन असेंबलर इज रिक्वायर्ड किस चीज के लिए? टू कन्वर्ट
assembly language to convert assembly language टू बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लाइन हम इसलिए आपको लिखवा दिए हैं। अब देखिए इसके कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर क्या समझता है, सिंपली ये क्वेश्चन है। तो इसका तो आंसर आप समझिए कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जो कि 0 और 1 होता है। लेकिन आप एक पॉइंट जो कि बुलेट पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखेंगे कि कंप्यूटर क्या है कि असेंबली लैंग्वेज को समझता है, लेकिन एक असेंबलर की जरूरत होती है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि यहाँ पे पॉइंट्स मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। इसमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज जो है सो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कोड में लिखा रहता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है पास्कल, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी सी, जो सी लैंग्वेज है उसकी बात हो रही है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली, तो करेक्ट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। बी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें आप एक चीज याद रखेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में, ये जो है सो इजिली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, ये जो है सो आसानी से कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, easily understood by computer but very difficult for us to understand, और हम लोग को समझने में बुखार छूट जाएगा, हम लोग को ये समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर तो ये समझ जाएगा आसानी से, लेकिन हम लोग को ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। Which of the following is called brain of computer? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। पहला ऑप्शन क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं सीपीयू। दूसरा क्या है मेमोरी, तीसरा है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। ब्रेन किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज और समझेंगे, क्या? सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। जब सीपीयू की बात चल रही है, इसको ब्रेन कहा जाता है, तो क्यों ना हम इसके कंपोनेंट के बारे में कुछ जान लें। तो 3 क्या क्या होते हैं? एएलयू जो ऑप्शन में एक दिख रहा है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सीयू, और तीसरा क्या होता है? एमयू। एएलयू का तो पता चल गया क्या होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट। तो ये सब क्या है? ये सब जो है सो मेन कंपोनेंट है किसके? सीपीयू को। अब देखिए एएलयू का क्या काम होता है? एएलयू मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आपको इसके टर्म से क्लैरिटी मिल जाएगी, यानी कि जो एएलयू पार्ट है वो क्या करेगा? अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अरिथमेटिक कहने का क्या मतलब है? अरिथमेटिक होता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जो होता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसको परफॉर्म करेगा। ये क्या क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, और एक मॉड्यूलस भी ये करेगा। तो इतने सारे जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म कौन करेगा? एएलयू पार्ट करेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? पूरे एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। और मेमोरी यूनिट में किसको रेफर कर रहा है? ये मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी को रेफर कर रहा है। और प्राइमरी मेमोरी कहने का क्या मतलब है? कि रैम को रेफर कर रहा है, यानी कि जो रैम होता है वो सीपीयू का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, आरएएम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर में, क्या है? ऑप्शन आपके पास बिट, केबी, निबल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए स्मॉलेस्ट यूनिट किसको बोलते हैं? तो देखिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो आपका बिट होता है। क्या होता है? बिट होता है। अब बात करें 4 बिट को, तो 4 बिट मिलके बनता है क्या? 1 निबल, NIBBLE।
ठीक है। और अगर यही 8 बिट्स को मिला दें तो बनेगा क्या आपका 1 बाइट बनेगा, ठीक है। और 1024 बाइट को मिला दिया जाए तो बन जाएगा क्या 1 किलो बाइट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं केबी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हम बात बताते हैं नीचे में जो लिख लिख के जिसको कंसेप्ट हम बोलेंगे, क्योंकि हमने बता रखा है पहले भी, ऑलरेडी हम आपको बता रखे हैं कि हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसके थ्रू हम कंसेप्ट भी आपको हम बताते चलेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हैं जो आपको याद में रखना है, क्योंकि ये सब चीजें आपको मेमोरी कन्वर्जन में पढ़ना है, ठीक है। किसमें पढ़ना है? मेमोरी कन्वर्जन में। और ये सब चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format? पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिखेगा और आप लोग क्या करेंगे कि टेंशन में आ जाएंगे कि कैसे कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का मतलब कि कौन सा यूनिट है जो कि जिम्मेदार है फॉर कन्वर्टिंग, किसके लिए? कन्वर्ट करने के लिए। जो डेटा रिसीव किया गया है यूजर से उसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए? कंप्यूटर को समझने वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो कौन सा यूनिट इसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन हैं आपके, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा यूनिट जिम्मेदार है for converting the data received from user into computer understandable format? तो वो कौन है आपका? वो है आपका इनपुट यूनिट, ठीक है। यूजर इनपुट देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर वो हमको आउटपुट जनरेट करके मिलता है। ये तो 3 स्टेज है किसके? प्रोसेसिंग के, जो भी आपको मिलते हैं आउटपुट उसके, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर इन 3 सीरीज में काम करता है। एक चौथा क्या है आउटपुट के बाद? स्टोरेज है। यानी कि इनपुट दिए, प्रोसेस किया, आउटपुट मिला और उस आउटपुट को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम तोड़ तोड़ के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है, उसके जो लेवल है, क्योंकि आज पहला क्लास है हमारा तो लेवल हम इजी ही रखे हैं, ठीक है। ज्यादा हम हाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। आज का जो क्वेश्चंस है उसका लेवल इजी है। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल थोड़े से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो मॉडरेट टू हाई पूछने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि इजी नहीं पूछेगा, इजी भी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि which of the following monitor, मॉनिटर के बारे में पूछ रहा है, looks like a television and are normally used with non portable computer system? तो कौन सा मॉनिटर है जो दिखता है किसके जैसा है? टेलीविजन के जैसा दिखता है और आमतौर पे जो नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसके तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसमें से क्या पॉइंट हम निकालेंगे कंसेप्ट बताने के लिए। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर क्या है हमारा? मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये बेसिक बात हम एक चीज जान गए कि मॉनिटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? एलईडी, फुल फॉर्म से इसके जानने जरूरी है। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी क्या होता है? यहां लिख देते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, सीआरटी मॉनिटर्स। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स जो वो मोटे वाले जो मॉनिटर होते थे ना, ऐसे जैसे यहाँ पे स्क्रीन है पूरा पीछे से निकला हुआ बाहर रहता था और यहाँ पे विजिबल होता था, यानी कि डिस्प्ले यहाँ पे होता था, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीआरटी बोलते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि which of the following part of processor contains hardware necessary to perform all the operations required by computer? यानी कि प्रोसेसर के पार्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है जो कि कंटेन करता है क्या? हार्डवेयर नेसेसरी टू, किसके लिए? परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं क्या क्या?
कंट्रोलर, रजिस्टर, कैश, डेटा पाथ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम थोड़ा सा प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको होने चाहिए प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर क्या है इसके बारे में लिखेंगे, ए प्रोसेसर इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर क्या है, कंप्यूटर का एक पार्ट है जो कि होता है, जो क्या करता है, व्हिच डज ऑल द डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि डेटा के मैनिपुलेशन में काम करता है, यानी डेटा में कुछ हेर फेर चेंजेस हो गए, अल्टरेशन हो गए, फेरबदल हो गए, उसमें काम करता है। और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग में भी काम करता है। कंप्यूटर से कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करवाना है, ये सब काम कौन हैंडल करता है, एक प्रोसेसर जो है वही हैंडल करता है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका डी, डेटा पाथ। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे आपसे प्रोसेसर के पार्ट के बारे में पूछा था, मैंने प्रोसेसर के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया ताकि आपका नॉलेज बढ़ जाए। ठीक है, और पूछेगा आपसे कि फास्टेस्ट मेमोरी किसको बोलते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी वो आपका क्या है, रजिस्टर है। ठीक है, कैश भी फास्ट फास्ट में आता है, लेकिन फास्टेस्ट पूछे तो वो रजिस्टर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is designed to control the operation of computer? कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए किसको डिजाइन किया गया है, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यूजर। तो यूजर को तो डिजाइन नहीं किया गया है पूरा कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं। अब यूजर कंप्यूटर के अंदर घुस कर डिजाइन थोड़े करेगा, तो ये तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब आता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहले समझिए सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोले या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोले। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है क्या, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, किसमें किसमें, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। SW मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी एक खास पर्पस को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि आप फोटो अपलोड करते हैं किस पे, इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्नैप स्ट्रिक आप मेंटेन करते हैं, फिर स्नैप शेयर करते हैं किस पे, स्नैपचैट पे, तो स्नैपचैट क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग काम आप किसके लिए करते हैं, वर्ड प्रोसेस करने के लिए करते हैं, तो जो MS वर्ड है वो क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। और जो पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है सारा को ओवरऑल, जिसको द बॉस, वो क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो इसका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़े अब। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, which of the following device can use पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। कौन सा डिवाइस यूज करता है पोजिशनल नोटेशन को डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पैस्कलिन, एबेकस, कंप्यूटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो है आपका क्या, ऑप्शन बी, एबेकस। ये तो हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, एबेकस के बारे में। तो जो एबेकस है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि एबेकस was used to do arithmetic calculation, यानी कि एबेकस का यूज किया जाता था अरिथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज किया था। पूछे कि कब किया जाता है, तो आज से करीब करीब अराउंड 2500 साल पहले। ठीक है, आज से करीब करीब 2500 साल पहले एबेकस का यूज किया जाता था अरिथमेटिक कैलकुलेशन को करने के लिए। ठीक है, अब आता है क्या आप पैस्कलिन। तो थोड़ा सा पैस्कलिन के बारे में भी जान लेते हैं। पैस्कलिन, तो पैस्कलिन जो था उसको, वो क्या था, वो था पास्कल का कैलकुलेटर था, तो इसको लिखेंगे पास्कल्स कैलकुलेटर। ठीक ठीक है, पैस्कलिन क्या था,
पास्कल्स कैलकुलेटर था। और इसके इन्वेंटर कौन थे? बात करें इसके इन्वेंटर की तो वो थे ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो इसी तरीके से हम आपको जो ऑप्शंस हैं जहां पे जरूरत है वो सब एक्सप्लेन करते आपको चलेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि which of the following defines the assigned ordering among the characters used by computer? Which of the following, ध्यान से पढ़िएगा, defines, define करता है क्या? assigned ordering इसके बीच among characters used by computer। ऑप्शंस है accumulation, unicode, collating sequence, more than one of the above, none of the above। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कोलैटिंग सीक्वेंस। सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब कोलैटिंग सीक्वेंस आ ही गया है तो थोड़ा इसके बारे में भी एक दो लाइन और जान लेते हैं। तो कोलैटिंग सीक्वेंस सिंपली क्या है? आपका टर्म है एक, ये सिर्फ एक टर्म है। और ये टर्म किस चीज के लिए है? ये टर्म है आपका यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग। यूज फॉर ऑर्डरिंग क्या? एमोंग कैरेक्टर्स। ऑर्डरिंग एमोंग कैरेक्टर्स के बीच में जो ऑर्डरिंग है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। किस टर्म का? कोलैटिंग सीक्वेंस का। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 थोड़ा भारी भरकम लग रहा है लेकिन है नहीं। Which of the following is known as the interval between the instant computer makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage and instance the operation is completed? ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following is known as the interval? इंटरवल के बारे में आपसे पूछा है। बिटवीन इंस्टेंट अ कंप्यूटर मेक्स रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम disk system to primary storage system and instance the operation is completed। इस क्या है? ऑप्शन है आपका डिस्क यूटिलाइजेशन प्रोग्राम, ड्राइव यूटिलाइजेशन प्रोग्राम, डिस्क एक्सेस टाइम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन अटपटा है, तो एक दो तो बाउंसर क्वेश्चन डालना बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिस्क एक्सेस टाइम। और आपसे पूछे कि डिस्क एक्सेस टाइम किस पे डिपेंड करता है, तो डिस्क एक्सेस टाइम डिपेंड्स अपॉन किस पे? लेटेंसी पे। ये जो डिपेंड करता है डिस्क एक्सेस टाइम वो लेटेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। Which of the following device provides the communication between computer and outer world? कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन किसके किसके बीच? कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच में। ऑप्शंस है कॉम्पैक्ट, आईओ, ड्राइवर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आईओ का क्या मतलब है? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है, यही प्रोवाइड करता है। ड्राइवर्स किसको बोलते हैं? जो किसी सॉफ्टवेयर को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी का होता है तो गाड़ी क्या, ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को चलाता है। तो ठीक उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर को चलाता है, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है ड्राइवर्स। लेकिन ये जो खास पर्पस का कोई जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले का सॉफ्टवेयर है, तो उस डिस्प्ले के सॉफ्टवेयर को सही से काम करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर काम करे, इसके लिए इसका ड्राइवर हम यूज करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन 14, which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawing into digital form for storage in computer? कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है मैप, पिक्चर और ड्राइंग को कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए? ऑप्शन है इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, एमआईसीआर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जहां भी आपका फुल फॉर्म्स टाइप लगे ये सब आप ध्यान में रखेंगे, हम बताते चलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर, सर्वर को एक्सेस कौन कर सकता है? वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नो ऑफ द अबव। बताइए सर्वर को एक्सेस कौन कर सकता है? अब आपके दिमाग में क्या रहा होगा कि हाँ सर्वर को एक्सेस कोई इंसान करेगा, तो आप यूजर को मार देंगे, ठीक, लेकिन उसी के साथ आप गलत भी हो जाएंगे। तो यूजर सर्वर को एक्सेस नहीं करता है। सर्वर को एक्सेस कौन करता है? वेब क्लाइंट जो होता है ना, वो सर्वर को एक्सेस करता है। कौन करता है? वेब क्लाइंट। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज अलाउज इंडिविजुअल to use personal computer for storing and retrieving their personal information? कौन सा ऐसा पैकेज है जो कि अलाउ करता है किसी खास को टू यूज पर्सनल कंप्यूटर, किसके लिए? स्टोर और रिट्रीव करने के लिए अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को। ऑप्शन है आपके पास पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, एनिमेशन पैकेज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए थोड़ा सा बुद्धि अगर आप लगाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना है, 100% ब्रेन यूज नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, तो आप कुछ ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, चाप के पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद एलिमिनेशन आप शुरू करेंगे। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पैकेज है जो कि अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू यूज पर्सनल कंप्यूटर, और किसके लिए? स्टोर और रिट्रीव करने के लिए अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को। तो सिर्फ एनिमेशन से आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर होता है जो एमएस एक्सेल होता है, जिस तरीके से वो मैट्रिक्स के फॉर्म में काम करता है उसके लिए है, तो इसका भी हम यूज नहीं करेंगे, ये भी पैकेज अलाउ नहीं करेगा आपको। फिर एक ग्राफिक्स पैकेज, सिर्फ ग्राफिक्स पैकेज से काम आपका चलेगा? जी नहीं, ग्राफिक्स में मल्टीमीडिया सब होता है, उसमें सिर्फ काम चलेगा आपका? नहीं चलेगा। तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। पर्सनल असिस्टेंस पैकेज इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आने चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे आपका ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगा और आप सही जवाब ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पीएपी यानी कि पर्सनल असिस्टेंस पैकेज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। तो ये किसमें हेल्प करता है आपको? तो जो आपका पर्सनल असिस्टेंस पैकेज है वो करता है हेल्प्स इन प्लानिंग, प्लानिंग में आपका ये हेल्प करेगा। और किस में हेल्प करेगा? मैनेजिंग में हेल्प करेगा। प्लानिंग एंड मैनेजिंग किसको? जो शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल को मैनेज और प्लान करने में करेगा। फिर जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके उसको करेगा। जो आपके फाइनेंसेस, फाइनेंसेस रिलेटेड जो चीज है उसमें हेल्प करेगा, ईटीसी। ठीक है, तो आपका जो पर्सनल असिस्टेंस पैकेज है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग द शेड्यूल्स, कॉन्टैक्ट्स, फाइनेंसेस, ईटीसी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े, अब समझ में आ गया पूरा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Which of the following is created when a user opens an account in the computer system? कौन सा इसमें से चीज है जो क्रिएट हो जाता है जब भी कोई यूजर जो है सो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे किसी अकाउंट को ओपन करता है? ऑप्शन है एस एफ डी, एम एफ डी, सब डायरेक्टरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब एस एफ डी एम एफ डी का जैसे ही फुल फॉर्म बताएंगे आपका ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। एस एफ डी आपका होता है सिंगल फंक्शन डिवाइस। क्या होता है? सिंगल फंक्शन डिवाइस। ठीक है, और एमएफडी होता है मल्टी फंक्शन डिवाइस। तो देखिए, तो यहाँ पर तो डिवाइस की बात हो रही है, तो डिवाइस तो क्रिएट होगा नहीं, तो ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही हट गया। हम बस आपको फुल फॉर्म बता दिए नॉलेज के लिए, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक भी फुल फॉर्म हम स्किप नहीं करेंगे ना, आप स्किप करेंगे, सबको पढ़ते चलेंगे। तो क्रिएट क्या होता है? आपका सब डायरेक्टरी जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो यहाँ पे अगर देखा जाए जो क्रिएट होता है सब डायरेक्टरी, वो किसका तरह यूज किया जाता है? तो इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज ट्रीटेड एज फाइल, ये फाइल के तौर पे ट्रीट किया जाता है। FILE है, ठीक है, FIL, फाइल है, ये फाइट नहीं है, फाइल। तो ट्रीटेड एज फाइल, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन? ठीक है, ऑटोमेटिक ऑपरेशन में किस टाइप के कंप्यूटर को यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव।
तो यदि बात करें हम ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए, तो उस केस में हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका कंसेप्ट हम थोड़ा समय आगे बताएंगे, थोड़ा देर बाद हम आगे इसी वीडियो में हम बताएंगे कि एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड जो कंप्यूटर है इसका कैटेगराइजेशन कैसे हुआ, फिर कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये सब अभी हम बताने वाले हैं एज अ कंसेप्ट। ठीक है। 19 which of the following invention gave birth to much cheaper microcomputer? किसके इन्वेंशन से काफी सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स का जन्म हुआ? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? पीडीएस, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म्स यहाँ पे कुछ दिख रहा है। पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, पीएएनटीएस असिस्टेंट्स। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। और इसके एग्जांपल में क्या क्या आता है? पीडीए के एग्जांपल में क्या आता है? तो पीडीए के एग्जांपल में आपका जैसे पाम टॉप हो गया, जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस है, पाम टॉप हो गया, आपके जो पैड्स हो गए, जो आईपैड हो गया, सैमसंग पैड्स हो गया, ये सब किस में आता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस में। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और पूछे कि माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम है सिंगल चिप सीपीयू। सिंगल चिप सीपीयू, ये चीज अब ध्यान में आप रखेंगे। अब देखिए, अब आपको कंसेप्ट हम बता रहे हैं, मेन कंसेप्ट अब आपको हम बताएंगे। देखिए, और कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले कंसेप्ट आपका रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और जो पहला टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के हिसाब से कितने कंप्यूटर होते हैं? 4 कंप्यूटर होते हैं। क्या क्या? मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा क्या है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो साइज के आधार पे जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो 4 हैं। क्या क्या? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। ये बात होगी किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब बात करेंगे दूसरा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के आधार पे, कार्य के आधार पे जो कंप्यूटर के टाइप्स है वो कितने होते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं। और 3 क्या क्या है? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सब चीज आप ध्यान में रखेंगे। साइज के हिसाब से कितना होता है? 4 होता है, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर। और वर्क के हिसाब से 3, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। और हाँ, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर क्या है? और ये एन को एफएम कर लेंगे। एफएम, एएम, आरएफडी, स्नार्क, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, एएम क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आरएफडी क्या होता है?
रिड्यूस्ड फंक्शन डिवाइस, रिड्यूस्ड फंक्शन डिवाइस। और स्नार्क, SNARC क्या होता है? तो ये होता है आपका स्टोकेस्टिक न्यूरल, स्टोकेस्टिक न्यूरल एनालॉग रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कैलकुलेटर। स्नार्क क्या होता है? स्टोकेस्टिक न्यूरल एनालॉग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेटर, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेटर स्नार्क। और जो पहला न्यूरल कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो था क्या? स्नार्क ही था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, जिसका फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो इसके बारे में एक दो लाइन और आप जान लीजिए। क्या? जो स्नार्क है तो इस किसके द्वारा बनाया गया था? तो बिल्ट बाय मिन्स्की, MINSKY, मिन्स्की और एडमॉन्ड, मिन्स्की और एडमॉन्ड के द्वारा इसको बनाया गया था। और साल कब? 1956 के समय में, ठीक है। मिन्स्की और एडमॉन्ड के द्वारा बनाया गया था 1956 में स्नार्क, जो कि पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? समझने में कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। पीडीएज आर ऑल्सो कॉल्ड, अभी जस्ट मैंने आपको पीडीएस का फुल फॉर्म बताया, क्या? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसको दूसरा नाम क्या है? पीसीज, लैपटॉप, टैबलेट, हैंडहेल्ड, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अगर पिछला वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें मैंने आपको आंसर बता रखा है, क्या कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? पीडीए होते हैं, जिसमें कि आपका पाम टॉप आ गया, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? हैंड हेल्ड का ही। इसी को और क्या कहते हैं? पॉकेट कंप्यूटर, इसी को बोलते हैं, क्या? क्योंकि हाथ में ये आराम से कैरी किया जा सकता है, कभी कोई पॉकेट में भी आ जाता है, पर्स में लोग रख लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पॉकेट कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात? 22। डैश आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। जो ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग है, ये सब टाइप के जो एप्लीकेशन है उसको सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं? सुपर, माइक्रो, मेन फ्रेम, हाइब्रिड, मोर देन नन ऑफ द अबव। बताइए किसको यूज करते हैं? तो जो ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग जैसे काम जो होते हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, उसको कौन करता है? उसको करते हैं सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही इसको किया जाता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और मैंने ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और साइज दोनों भी बता रखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू सीपीयू, यानी कंपोनेंट जो कि इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता है सीपीयू को, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर्स, कंट्रोलर, इंटरनल चिप, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसी को शॉर्ट में पीसी बोलते हैं, लेकिन पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, और प्रोग्राम काउंटर्स को भी शॉर्ट में पीसी ही बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने आपको ये बताया है। और जो कंपोनेंट जो कि प्रोवाइड करता है इंटरनल स्टोरेज कंप्यूटर सीपीयू को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रजिस्टर ही बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following is used to hold running program instruction? जो रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं उसको होल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्राइमरी स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, मोर देन नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। किसको यूज किया जाता है? होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो उसमें यूज किया जाता है किसको? प्राइमरी स्टोरेज को ही यूज किया जाता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बात हो गई क्वेश्चंस और इसके आंसर की। अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हट के बात करते हैं किसके बारे में? स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो स्टोरेज, अब देखिए, और स्टोरेज को और किस नाम से जाना जाता है? मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी। और इसमें यूज किसके लिए किया जाता है, यानी कि स्टोरेज का यूज क्या है? तो स्टोरेज का सिंपली यूज है डेटा को स्टोर करने के लिए। किसके लिए? डेटा स्टोरेज के लिए,
डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी को बोलते हैं ऑक्सिलियरी मेमोरी, AUXILIARY, ऑक्सिलियरी मेमोरी इसको बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल में क्या आता है, रैम आता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी उन मेमोरी को बोलते हैं जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। आई रिपीट, प्राइमरी मेमोरी उन मेमोरी को बोलते हैं जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और सेकेंडरी मेमोरी उन मेमोरी को बोलते हैं जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, एकदम सिंपल भाषा में। तो इसके एग्जांपल में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल में आपका जो पेन ड्राइव है पीडी, वो क्या होता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। आपका जो हार्ड डिस्क है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलियरी मेमोरी में। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, कंसेप्ट की बात हो गई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और जो भी हम बोले हैं अभी डिफिनेशंस के बारे में, वो भी आप ध्यान से सुन के लिख लेंगे, क्योंकि हर कुछ लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे तो टर्म लिखा हुआ है क्या, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी कि सिंपली नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात हो रही है। तो जब तक आप जानेंगे नहीं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता क्या है, तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन तो आपके सामने है कि बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी, कैश, मोर देन नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बात हो रही है किसकी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी उन मेमोरी को बोलते हैं जिसपे पावर जाने के बाद जो आपका डेटा है वो लॉस नहीं हो, यानी कि जो डेटा है वो डिलीट ना हो पावर लॉस के बाद भी। और जो मेमोरी में डेटा जो है वो पावर लॉस के बाद डिलीट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल में ही रैम आता है आपका। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल में जो आपको मैंने अभी जस्ट बताया, सेकेंडरी जो होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज यानी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस, जो कि आज पहले सेशन है, और पार्ट 1 का जो वीडियो है वो है ये। ठीक है, तो जो वीडियोस हैं, जो सेशंस हैं, वो रेगुलर लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। टाइम मिलता जाएगा, वीडियोस आपके आते जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि रेगुलर फॉलो करते जाना है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। कंटिन्यूअस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपसे क्वेश्चन सही से बनने जा रहा है एग्जाम में, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और हम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, बीपीएससी के एकदम लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में आप जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, जो भी आपका सवाल या सुझाव है वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यदि यदि अभी तक भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।